मेरी आवाज सबको क्लियर है? यस मैम। मैं एक केस क्यों दिखाती हूँ? इसलिए दिखाती हूँ कि आप समझ सके होम्योपैथी कहाँ पर कैसे ठीक कर सकती है। बहुत सारे नए बच्चे होंगे, बहुत सारे बच्चों ने नहीं देखे होंगे केसेस, तो पढ़ा नहीं रही हूँ केसेस, मैं सिर्फ दिखा रही हूँ ताकि हम सबकी एनर्जी बूस्ट अप रहे। ये एक बच्ची थी, मेरे पास आती है, और इसकी एक जीभ के नीचे, जीप के नीचे। है ना, एक ट्यूमर है। ठीक है। मेडिसिन, कौन बड़ा करो। हाँ, मेडिसिन देने के बाद ये साइज का कम हुआ या नहीं? ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਵੀ ਜਗਾਇਆ ਕਰੋ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕਰਦੀ ਮੰਮੀ ਉਹ ਧੂਪ ਦਿਆ ਕਰੋ ਘਰ ਉਹ ਧੂਪ ਦਿਆ ਕਰੋ ਘਰ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਮੂੰਗਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਵੀ ਆਂਦੀ ਆ किसकी ਮੈਂ ਬਿਨ आवाज ਲਾ आ ਕੇ रही है? ਉਹ ਨਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ये देखिए, क्या देखा आपने? आवाज आ रही है मेरी? जी मैम। हाँ। तो ये केस दिखाने का पर्पस सिर्फ इतना कि हमें मोटिवेशन चाहिए, है ना। ये सिर्फ मैंने मोटिवेट करने के लिए आपको ये केस दिखाया है। ये केस क्या कहता है? ये केस कहता है कि टंग के नीचे, बिलो द टंग, एक ट्यूमर डेवलप हुआ, और ये ट्यूमर की या तो फिर सर्जरी है। आप किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे, क्या बोलेगा डॉक्टर? कि इसको रिमूव करवा लीजिए। क्या रिमूवल सोल्यूशन है इसका? अगर हम यहां से रिमूव करवाएंगे तो सेंसेशन भी लॉस हो सकता है और फिर से डेवलप्ड हो सकता है। तो हमारे पास तो एक इसका बहुत अच्छा उपाय है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से आपने देखा प्रोग्रेस इसका, ये मात्र 3 महीने का रिजल्ट है। और इस 3 महीने के रिजल्ट में ये संभव तभी हो सकता है जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। तो जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं तभी ये संभव है। तो अब आगे के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा? कौन बताएगा? जल्दी से रिवीजन कर जाओ। मैं ही रिवीजन करती हूँ, है ना। हमने पढ़ा हायरार्की, हायरार्की ऑफ द ह्यूमन बीइंग, जिसमें मेंटल प्लेन सबसे पहले आएगा, इमोशनल प्लेन उसके बाद आएगा, और फिजिकल प्लेन उसके बाद सबसे आखिरी में। तो मेंटल्स में भी हायरार्की है, जिसको हम बोलते हैं एब्सेंट माइंडेड टू मेंटल कंफ्यूजन, फ्रॉम बिलो टू अबव। ये हमारा लेवल है एडवांस। सबसे मोर इम्पोर्टेंट हमारे लिए मेंटल कंफ्यूजन है। जैसे जैसे बीमारी क्योर होती जाएगी मेंटल कंफ्यूजन से, डिस्ट्रक्टिव डिलीरियम, उसके बाद पैरानॉइड आइडियाज, डिल्यूजन्स, लिथार्जी, डलनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, फॉरगेटफुलनेस एंड एब्सेंट माइंडेड। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इमोशनल प्लेन पे। डिससेटिस्फैक्शन सबसे लोअर लेवल पर आएगा, और जैसे जैसे बीमारी प्रोग्रेस करती जाएगी वैसे वैसे ये सारी चीजें बढ़ती जाएंगी, और डेवलप होगा एपैथी, देन सुसाइडल डिस्पोजिशन। नेक्स्ट बात करते हैं इमोशनल के बाद फिजिकल। फिजिकल भी बताया मैंने, स्किन सबसे लेस इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में, और ब्रेन सबसे
हायर इंपॉर्टेंट है। ये फिजिकल फिनोमेना है। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट ऑफ डिटैचमेंट। तो स्टेट ऑफ डिटैचमेंट में ये कहां से शुरू होता है? स्टेट ऑफ डिटैचमेंट, जैसा कि मैंने कल बताया था आपको कि स्पर्म और ओवा कंजॉइंट होके बनाते हैं स्पर्मेटोजोआ, और एक डेवलपमेंट स्टार्ट होता है ह्यूमन रेस का, और वहीं से ह्यूमन रेस डेवलप होता जाता है। कई बार प्रेगनेंसी निगेटिव थॉट की वजह से होती है, कई बार बहुत पॉजिटिव थॉट की वजह से होती है। बहुत हम चाहते हैं, वांटेड प्रेगनेंसी है और हम चाहते हैं कि बच्चा चाहिए, और उस घर में खुशी का माहौल होता है, तो बच्चा उस खुशी के माहौल में दूसरे ढंग से अपनी एक पॉजिटिव ईगो है, पॉजिटिव एटीट्यूड है। और अगर हम प्रेगनेंसी के बाद सोचें कि नहीं, ये अनवांटेड चाइल्ड है, मुझे नहीं चाहिए था, लेकिन मजबूरी में उस बच्चे को रखना पड़ रहा है, तो वहां पर डेवलपमेंट होता है एक निगेटिव थॉट का। जब निगेटिव थॉट का डेवलपमेंट है, धीरे 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 एक हेल्थ, जिसके अंदर एक वाइटल फोर्स है, जिसको हम एक एनर्जी है, जिसके थ्रू हम अपनी लाइफ को जीते हैं, एक जिंदगी है। और अ, हमारे अंदर का जो वाइटल फोर्स है, हमारे अंदर का एक वाइटल फोर्स है जो हमारे अंदर की स्पिरिट है। जब वो स्पिरिट जिससे हम अपने लाइफ को आगे गवर्न करते हैं, जब हम हेल्दी स्टेट में होते हैं, तो वो स्पिरिट कोई सिम्टम नहीं देती, हमारी बॉडी में कोई सिम्टम्स नहीं है, दैट मीन्स कि हम लोग हेल्दी स्टेट में हैं। जब कुछ डिरेंजमेंट होना शुरू हो जाता है, तो कुछ सिम्टम आने लगते हैं, वहीं से हमारी सिकनेस शुरू होती है। और जब सिकनेस शुरू होती है, शुरू में वो सिकनेस फंक्शन लेवल पर होती है। कई बार वो बीमारियां जो क्रॉनिक हैं, लेकिन वहां पर मियाज एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो उनको हम ट्रू क्रॉनिक डिजीजेस नहीं बोलते हैं। होम्योपैथी मीन्स ट्रू क्रॉनिक डिजीजेस। जो बीमारियां मियाज्मेटिक हिंड्रेंस के बाद पैदा हुई हैं, उनको हम ट्रू मियाज्मेटिक डिजीजेस बोलते हैं। तो जब ट्रू मियाज्मेटिक डिजीजेस डेवलप हुई, लेटेंट सोरा, सभी के अंदर में, हेल्दी ह्यूमन बीइंग में भी लेटेंट सोरा सोरा होता है, जो कि सुप्तावस्था में होता है, और फिर वो जागृत होता है किसी ना किसी डिस्टरबेंस के बाद। फिर स्टार्ट होता है सोरा। सोरा फिजिकल बॉडी पर हम एक इरप्शंस और इच बोलते हैं। मेंटल प्लेन पे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जैसे 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 हम बीमार होते जाते हैं, हमारी सिम्टम्स फिजिकल बॉडी से एक डिटैचमेंट शुरू होता है। किसका? मेंटल और इमोशनल प्लेन का। एज अ होम्योपैथ हम लोग मानते हैं कि हमारी फिजिकल बॉडी सिर्फ बॉडी एज अ होल नहीं है, उसे मेंटल और इमोशनल दोनों प्लेन को कंसीडर करते हुए हम लोग बॉडी एज अ होल को देखते हैं। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें हमारी बॉडी का कनेक्शन माइंड और ब्रेन से हट जाता है। हेल्दी ह्यूमन बीइंग में एक ऐसी एनर्जी है जिससे हमें लगता है कि हम जीवित हैं, और वो एनर्जी हट जाए हमारी बॉडी से, तो इसका मतलब माइंड और इमोशंस ने काम करना बंद कर दिया। मतलब हम एक डेड बॉडी जैसा बिहेव करते हैं। एक डेड बॉडी जैसा बिहेव करते हैं, तो वहां पर माइंड और इमोशंस आपके हैं, लेकिन वो फिजिकल बॉडी से डिटैच हो चुके हैं। लेकिन अभी हम जिंदा हैं, डेड बॉडी में सारे फंक्शन स्टॉप कर देते हैं वर्कर। लेकिन जब डिटैचमेंट का प्रोसेस होता है, तो उसमें
आपका माइंड और इमोशन तो वर्क करते हैं, लेकिन फिजिकल बॉडी के अकॉर्डिंग वो वर्क नहीं करते हैं। हमारा बेस है ना कि एक हार्मोनियस वे में लाइफ चल रही है, आपकी लाइफ में हार्मोनी है, आपके बॉडी के सारे फंक्शंस वर्क कर रहे हैं, तब तक वो हेल्दी है। धीरे 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 ह्यूमन बीइंग में एक डिसहार्मोनी क्रिएट होने लगती है और वो सिकनेस की तरफ आ जाता है, वो सिक होता है। लेकिन कुछ स्टेजेस स्टेजेस होती हैं जहां पर माइंड, इमोशन और फिजिकल बॉडी काम तो कर रहा है, डिस्कम्फर्ट है, लेकिन डिटैचमेंट में इमोशंस और माइंड एक अलग प्लेन पर होते हैं और फिजिकल बॉडी एक अलग प्लेन पर होती है। जैसे ड्रीम। ड्रीम क्या है? ड्रीम एक पार्शियल डिटैचमेंट ऑफ ह्यूमन सोल फ्रॉम द माइंड एंड इमोशन। मैंने कल बताया था आपको कि ड्रीम्स के भी स्टेजेस होते हैं। अगर प्राइमरी स्टेज पे ड्रीम्स आ रहे हैं तो आपको एक पीसफुल ड्रीम्स आएंगे, या आप सपनों में खोए हुए हैं, पूरी रात सपने चल रहे हैं, मतलब आप उससे हैरान या परेशान नहीं होंगे। हाँ, सपने आएंगे, कई बार हमको प्लीजेंट सपने होते हैं वो, और कई बार वो सपने आपकी नींद को पूरा नहीं करने देते हैं, आपकी नींद मतलब पूरी नहीं हो पाती है। उसके बाद जब उसका ग्रेड और बढ़ता है तो वो सपने डराने वाले, नाइटमेयर्स, मतलब एक और डीप डिटैचमेंट, मतलब हमारा माइंड और इमोशन डर जा रहा है उन सपनों से, वहां पर भी डिटैचमेंट। लेकिन फुल्ली ड्रीम्स में आपका डिटैचमेंट शुरू हो गया है, आप डर जा रहे हैं या चौंक के उठ जा रहे हैं या घबरा जा रहे हैं या रोने लग रहे हैं, वहां पर डिटैचमेंट, पार्शियल डिटैचमेंट है। लेकिन जब हम उस ड्रीम के हायर लेवल पे जाते हैं, एक सोमनाम्बुलिज्म की स्टेट आती है, वहां पर डिटैचमेंट एक और ज्यादा एक्सटेंड में हुआ, मतलब फिजिकल बॉडी आपकी अलग तरीके से वर्क कर रही है और माइंड एंड इमोशन आपका अलग वर्क कर रहा है। लेकिन अभी ये सारे स्टेज होंगे पार्शियल डिटैचमेंट के। उसके बाद हम बात करते हैं सस्पिशियस। अब हम सोसाइटी में रह रहे हैं और एक दूसरे पर विश्वास है, इस विश्वास से ही पूरी दुनिया चल रही है। लेकिन एक व्यक्ति आया और उसको अपनी वाइफ पे भरोसा नहीं है, उसको लगता है कि इसका किसी और के साथ अफेयर है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता है। तो वो कहीं ना कहीं अपनी वाइफ से डिटैच हुआ, और सिर्फ अपनी वाइफ से ही डिटैच क्या, उसका माइंड और इमोशन आप उसके फिजिकल बॉडी से डिटैच हुए, एक डिटैचमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ, वाइफ के साथ भी, फैमिली के साथ भी और खुद के साथ भी। और उसी में ही उसको लगा कि ये हमको जहर दे दे रही है, ये हमको मार सकती है। कई बार एक फेज आता है कि कई बार ऐसा फेज आता है कि डिटैचमेंट में अ, उसके बहुत सारे लोगों के साथ अफेयर है, और उसको लगता है कि मेरा सेक्सुअल प्रॉब्लम कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए वाइफ मुझे कुछ मिला के दे रही है। सर प्रणाम। आप कंटिन्यू कीजिए। जी सर। तो वहां पर भी एक डिटैचमेंट हुआ कि सस्पिशन। सस्पिशन का मतलब कि आपका माइंड और इमोशन एक रॉन्ग वे में काम कर रहा है। नेक्स्ट हम डिल्यूजन की स्टेट में आते हैं। कई बार हमको डिल्यूजन में, ये भी एक तरीके का डिल्यूजन ही है, सस्पिशन भी एक तरीके का डिल्यूजन है कि किसी ने हमको जहर दे दिया, या हमारी पीठ पीछे कोई दूसरे ढंग से बात कर रहे हैं, या कुछ कॉन्स्पिरेसी चल रही है, लोग मेरे प्रति कोई कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है। ये भी इज ए टाइप ऑफ डिटैचमेंट, जहां पर
सोसाइटी के साथ तो डिटैचमेंट है, एक विश्वास खत्म हो गया सोसाइटी के साथ, तो उसको बीमार होना ही है, या वो बीमार हो गया है जिसकी वजह से उसको सोसाइटी से डिटैचमेंट हुआ और उसका सेल्फ डिटैचमेंट भी हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं, एक पोजीशन आती है सुसाइडल डिस्पोजिशन। अब सुसाइडल डिस्पोजिशन में क्या है? सबसे पहले मैंने कल आपको बताया इमोशनल पेन पे कि पेशेंट सबसे पहले अनसेटिस्फाइड है किसी भी चीज से। जब वो अनसेटिस्फाइड है तो धीरे 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 उसका सेटिस्फैक्शन लेवल इरिटेबिलिटी में बदलता है, इरिटेशन एंजाइटी में डेवलप होता है, वहां पर एक फोबियाज, बहुत सारे डर पैदा होने लगते हैं। वो डर कई बार इस हद तक एक्सटेंड कर जाते हैं कि उसको स्कूटर से चलने में डर लगने लगता है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, या वो डॉक्टर के पास जाता है एक अजीब सा रिएक्शन करने लगता है कि उस डॉक्टर से डर लगने लगता है, या उसको इंजेक्शन से डर लगने लगता है, या किसी जानवर से डर लगने लगता है। उसको सांप नहीं भी है, दिखाई दे रहा है कि शायद सांप है, या रस्सी कोई सांप समझ लेता है। ये भी आपका एक डिटैचमेंट है जो आपके मेंटल प्लेन पर डेवलप हो चुका है। उसके साथ एक चीज है फेंटिंग, फेंटनेस, बेहोशी हो जाना। उसमें पेशेंट को नहीं याद रहता है, जब वो बेहोश है उसको बिल्कुल भी याद नहीं रहता है कि उसकी आसपास की दुनिया में क्या चल रहा है। तो ये भी एक टाइप का डिटैचमेंट है जिसमें आपका इमोशन और माइंड आपकी बॉडी के कंट्रोल से बाहर हो गया है। सर्जरी के टाइम पर हम एनेस्थीसिया देते हैं पेशेंट को, वहां पर भी आपकी फिजिकल बॉडी और माइंड इमोशन का कोई कनेक्शन नहीं रहता है, आप फुली डिटैच हो चुके होते हैं। आपकी बॉडी से आपका इमोशन और माइंड इजेक्ट आउट हो चुका होता है, जहां पर हम इसको डिटैचमेंट की, ये भी एक स्टेज है। इपिलेप्टिक फिट्स, वहां पर भी स्लाइट डिटैचमेंट कह सकते हैं, पार्शियल डिटैचमेंट कह सकते हैं, नॉट कंप्लीटली। कंप्लीटली एनेस्थीसिया और कोमा, कोमा भी अब 8 दिन कोमा में रहा पेशेंट, और उस कोमा में 8 दिन तक उसका माइंड और इमोशन कोई वर्क नहीं कर रहा है, सिर्फ फिजिकल बॉडी वर्क कर रही है। वहां पर वाइटल फोर्स है क्योंकि वो जिंदा है। अगर वाइटल फोर्स आपकी बॉडी से इजेक्ट आउट हो जाएगा, जो एनर्जी हमें गवर्न करती है वो खत्म हो जाएगी, तो हम डेड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर वाइटल फोर्स तो अपना काम कर रहा है, वाइटल फोर्स है आपके अंदर में, लेकिन माइंड और इमोशन आपके काम नहीं कर रहे हैं। ये फुल्ली यहाँ पर डिटैच है, फुल्ली डिटैच है कोमा की स्टेज में। 8 दिन बाद माइंड और इमोशन का एक कनेक्शन हुआ और हम कोमा से बाहर आ गए। जब तक वो अटैचमेंट नहीं होगा, वो डिटैच वाली फेज खत्म नहीं होगी, तब तक हम कोमा से बाहर नहीं आ सकते। एनेस्थीसिया में भी दवाई का असर खत्म हुआ और हम कोमा की स्टेज से फिर से एनेस्थीसिया की स्टेज से बाहर आ जाते हैं। वहां पर आपका माइंड और इमोशन फिर से कनेक्ट हो जाते हैं। सीजोफ्रेनिया, सीजोफ्रेनिया में क्या है? फिजिकल बॉडी का कंप्लीट डिटैचमेंट हो चुका है, माइंड और इमोशन उसका कोई काम नहीं कर रहा है, फिजिकल बॉडी के अकॉर्डिंग कोई वर्क नहीं है। बहुत सारे ख्याल आते हैं उसके, आपकी बॉडी का आपके माइंड और इमोशन से कोई कनेक्शन नहीं है। तो सीजियोफ्रेनिया के केस में हमने इलेक्ट्रिक शॉक दिया, थोड़ी देर के लिए आपकी बॉडी में एक हलचल हुआ, एक अटैचमेंट आया, फिर थोड़े समय बाद जब वो इलेक्ट्रिक शॉक का असर खत्म हुआ, फिर से उसी स्टेज में आ गए। तो ये मेंटल डिसऑर्डर है सीजोफ्रेनिया, जिसमें फिजिकल बॉडी का डिटैचमेंट माइंड और इमोशन दोनों प्लेन से हो जाता है। हम कभी नशा करते हैं, नशा जिसने भांग खाई हो या नशा किया हो। हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तो बहुत सारे हमारे जूनियर सीनियर बैचमेट्स भांग का नशा करते थे। तो उसमें
उन्हें लगता, उनकी वहां पर भी आपकी फिजिकल बॉडी और माइंड का कनेक्शन खत्म हो जाता है। स्ट्रेचर पे लेटे हुए हैं, फीलिंग हो रही है कि वो हवा में उड़ रहे हैं, उनकी बॉडी हवा में उड़ रही है। तो वहां पर भी एक डिटैचमेंट आपका फिजिकल बॉडी का इमोशनल और मेंटल प्लेन से हुआ। और जब जब तक ये स्टेज रहेगी, आप डिटैचमेंट में ही रहेंगे, आप अटैच नहीं हो सकते। नेक्स्ट, कई बार आजकल कोकीन का नशा है, सिगरेट का नशा है, इस तरीके के नशे, एडिक्शन, ड्रग्स भी हमें पहुंचा देती हैं स्टेट ऑफ डिटैचमेंट में। कोमा की स्टेज, जिसको हम बोलते हैं अपरेंट डेथ, वहां पर आपकी इमोशन, मेंटल और फिजिकल बॉडी का कनेक्शन खत्म हो जाता है। उसके बाद जो हमारा मेंटल और इमोशनल पार्ट है, वही हमारे बॉडी को गवर्न करता है। मेंटल और इमोशनल स्टेज पे जब कोई प्रॉब्लम आना शुरू होती है, तभी हम बीमार भी होना शुरू होते हैं। एक होम्योपैथ बहुत अच्छा तरीके से समझ सकता है। एक और स्टेज होती है जब हम किसी से नफरत करने लगते हैं। नफरत एक फिनोमिना है माइंड का, और लव, प्यार करना, एक फिनोमिना है इमोशन का। कोई भी 100% तो लाइफ में नहीं हो सकता कि हम किसी से प्यार कर रहे हैं तो 100% है, या हम किसी से नफरत कर रहे हैं 100% है। हम अपने जीवन में हेट एंड लव में चलते रहते हैं। तो हेट इज अ इंडिकेशन ऑफ माइंड एंड एक्सट्रीम सिचुएशन, एंड लव एक पॉजिटिव वे है, वो भी एक एक्सट्रीम सिचुएशन में है, जो हमारे बॉडी को कनेक्ट करते हैं। एक हेटर्ड, किसी से नफरत करना, हेट करना, हमारी फिजिकल बॉडी का माइंड और इमोशन से डिटैचमेंट करते हैं, अलग करते हैं। और एक लव एक ऐसा फिनोमिना है जो हमें पॉजिटिव वे में लाता है और एक कनेक्शन डेवलप करता है। तो लव के साथ हम व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट, लव क्या काम करता है? आपकी निगेटिव फीलिंग को रिड्यूस करता है, जिससे हमारा कनेक्शन माइंड का और बॉडी का बना रहता है। कई बार भयंकर गुस्सा है, या भयंकर नफरत है, या डिप्रेशन है, या बहुत इरिटेट हो रहे हैं, तो ये सारी चीजों को हम होम्योपैथी से ठीक कर सकते हैं। ये जो मैंने केस आपको दिखाया टंग में ट्यूमर का, यहां पर मैं इसको डिस्कस कर रही हूं कि ये ट्यूमर उसको कैसे बना। ये शायद मीटिंग 5 मिनट में खत्म हो जाएगी। हम लोग फिर से इसी को रिज्वाइन करके 15 मिनट 20 मिनट तक आगे बढ़ा सकते हैं अपने क्लास को। तो इस बच्ची को वो ट्यूमर क्यों डेवलप हुआ, कैसे डेवलप हुआ? आज से 2 साल पहले कोविड के टाइम पर, मैं इसकी स्टार्टिंग करती हूँ। कोविड के टाइम पर घर में 2 बच्चे पैदा हुए, 5 दिन के डिफरेंस। एक वो पैदा हुई और एक उसकी चाची, मतलब उसका भाई, कजिन ब्रदर पैदा हुआ। तो जो बेटा पैदा हुआ वो उसकी दादी ने संभाल लिया, और जो ये बेटी पैदा हुई वो उसके बाबा ने संभाल लिया। संभालना क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी माँ ऑफिस में वर्क करती थी, हेल्थ डिपार्टमेंट में, और कोविड के टाइम पर हेल्थ डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा एक्टिव था। इसकी माँ को टाइम नहीं मिलता था कि वो अपनी बच्ची का ध्यान रख सके। तो दादी एक है हमारे समाज में कि जो दादी लोग होती हैं वो बेटे को ज्यादा प्यार करती हैं, तो उन्होंने अपने पोते को ज्यादा प्यार किया बजाय उसके पोती को। तो दादाजी उसको पालते थे। 2 साल पहले अचानक से दादाजी की डेथ हो गई। जब दादाजी की डेथ हो गई तो उसके माइंड में क्या आया? बहुत प्यार था उनसे, और दादाजी अचानक से चले गए। एक डिटैचमेंट की स्टेज आई कि अपने दादाजी चले गए, और वो प्यार करने वाला शख्स चला गया जो उसको सबसे ज्यादा प्यार करता था। उसको अपनी दादी से उतना प्यार नहीं मिला। तो बस उसी के बाद से वो गुमसुम रहने लगी,
वो उसका वेट घट गया और शरीर में एक ट्यूमर डेवलप हुआ। बहुत, और ऐसे बच्चे क्या होंगे, बहुत ही सेंसिटिव होंगे। अगर वो बच्ची सेंसिटिव नहीं होती तो ठीक है, वो एडजस्ट कर लेती। कोई ना कोई तो बच्चे को पाल ही रहा है ना। दादाजी के इतना छोटा बच्चा है, अपने आप तो उसकी परवरिश नहीं हो सकती। दादाजी के जाने के बाद उसके फादर ने उसको संभाल लिया। तो दादाजी की कमी को तो फादर ने पूरा कर दिया, लेकिन जो इमोशनल अटैचमेंट था, जो दादाजी से मिलता था, वो ब्रेक डाउन हो गया। वहीं पर एक डिटैचमेंट की स्टेज आई, उसके खुद के माइंड और इमोशन का, और उसके साथ साथ उसके दादाजी जो चले गए थे इस दुनिया से, और वहीं से उसकी बीमारी शुरू हो गई। जाहिर सी बात है, आपकी ससेप्टिबिलिटी पे डिपेंड करता है ये सारे प्रोसेस। अगर आपकी ससेप्टिबिलिटी बहुत लो है, आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, तो ये सारे मैटर आपको इफेक्ट करेंगे। और आप स्ट्रांग हैं, आपकी ससेप्टिबिलिटी हाई है, आप उन सब चीजों को बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हैं, तो आप कहीं ना कहीं आप उसको कंपनसेट कर लेंगे। और जब कंपनसेट कर लेंगे तो फिर हमारा वाइटल फोर्स कभी भी बीमार नहीं रहना चाहता है। वो हर सिचुएशन में खुद को हेल्दी बनाए रखता है। ये जरूरी नहीं है कि कोई मेडिसिन ही उसको दी जाए, कोई होम्योपैथिक मेडिसिन ही उसको दी जाए तभी वो हेल्दी होगा। वो खुद से भी एक लड़ाई लड़ता रहता है हमेशा, कि वो अपने डिसहार्मोनी को कैसे हार्मोनियस वे में आए, अपनी हार्मोनी को कैसे मेंटेन रखे। कई बार हम लोग, हमारा स्वभाव या हमारा खान पान, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, हमारे सोचने और समझने की क्षमता हमारे वाइटल फोर्स को डिस्टर्ब करती है, और हम उसको हेल्दी नहीं कर पाते। और जब वो हेल्दी नहीं हो पाता, तो एक ऐसी एनर्जी की जरूरत पड़ती है कि जो आपके हेल्थ को मेंटेन कर सके। और यहाँ पर होम्योपैथी की दवाई, जो कि वाइटल फोर्स हमारा डायनेमिक प्लेन पर है, और होम्योपैथिक मेडिसिन डायनेमिक प्लेन पर होती है। इसलिए हैनीमैन सर कहते हैं कि एबव 30 पोटेंसी, जिसमें मटेरियल डोज बहुत कम होती है, और हमें उन्हीं पोटेंसीज का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए क्योर करने के लिए। तो एबव 30 पोटेंसीज हमारी बीमारियों को ठीक करने में सहायक हैं, मदद करती हैं। और वाइटल फोर्स को वही क्योर कर सकता है जो डायनेमिक प्लेन पर होगा। लोहा लोहे को काटता है, कहावत है हमारे यहाँ। तो ऐसे ही होम्योपैथी में लाइक क्योर लाइक। तो डायनेमिक प्लेन पे वाइटल फोर्स है, हमारा मेंटल इमोशनल प्लेन ही डिस्टर्ब होता है, उसके बाद हमारे फिजिकल प्लेन पर बीमारी आती है।